कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिक कारों और हमारे स्मार्टफोन में आखिर कॉमन क्या है? जवाब है एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल धातु, कोबाल्ट। और आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक देश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ने कोबाल्ट के इस पूरे ग्लोबल गेम के रूल्स ही बदल कर रख दिए। अब ये जो कोबाल्ट है ना, ये कोई मामूली धातु नहीं है। ये हमारी मॉडर्न टेक ड्रिवन दुनिया का समझिए दिल है। देखिए, करीब 35% कोबाल्ट तो सीधे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में चला जाता है। 25% हमारे फोन, लैपटॉप, इन सबको पावर देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जेट इंजन से लेकर बड़े बड़े एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तक सब इसी पर निर्भर हैं। कहा जाए तो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की धड़कन ही इसी से चलती है। लेकिन जो बात सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि इस इतने जरूरी मिनरल का 70% से भी ज्यादा हिस्सा पता कहां से आता है? सिर्फ एक देश से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी डीआरसी। जी हां, आपने सही सुना। पूरी दुनिया की सप्लाई बस एक ही जगह पर है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक मार्केट क्राइसिस से। हुआ ये कि कुछ साल पहले डीआरसी ने इतना ज्यादा कोबाल्ट निकालना शुरू कर दिया कि मार्केट में सप्लाई का जैसे सैलाब आ गया। और जब सप्लाई इतनी ज्यादा हो तो कीमतें वो तो गिरेंगी ही, और गिरी भी बुरी तरह। आंकड़ों पर नजर डालें तो डीआरसी का प्रोडक्शन सिर्फ एक साल के अंदर 1,75,000 टन से बढ़कर 2,20,000 टन हो गया। और इस जबरदस्त उछाल के पीछे एक बड़ा हाथ था एक चीनी माइनिंग कंपनी का, सीएमओसी ग्रुप, जो डीआरसी में बहुत बड़े लेवल पर काम करती है। तो इस सप्लाई के सैलाब का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि 2025 की शुरुआत आते आते कोबाल्ट की कीमतें गिरकर $21,000 प्रति टन पर आ गईं, जो कि 9 साल में सबसे कम थीं। अब इससे हुआ ये कि डीआरसी में काम कर रही कंपनियों का प्रॉफिट और सरकार की कमाई दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ा। और बस तभी कॉन्गो ने फैसला किया कि अब बस बहुत हुआ। और बस यहीं से डीआरसी ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको चौंका दिया। ग्लोबल कोबाल्ट मार्केट पर अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा और डिसाइसिव स्टेप लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो सप्लाई का नल ही बंद कर देंगे। तारीख थी 22 फरवरी 2025। डीआरसी ने ऐलान किया कि कोबाल्ट के सारे एक्सपोर्ट्स पर तुरंत और पूरी तरह से बैन लगाया जाता है। और इस एक फैसले ने दुनिया भर की सप्लाई चेन्स में, कह सकते हैं, हड़कंप मचा दिया। और इस फैसले का असर वो तो कीमतों पर तुरंत दिखने लगा। जरा सोचिए, जनवरी 2025 में जो कीमत $21,000 थी, बैन के बाद वो रॉकेट की तरह ऊपर गई और सिर्फ एक साल के अंदर $58,000 पर पहुंच गई। डीआरसी की इस एक पॉलिसी ने मार्केट का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो सवाल यह है कि ये सप्लाई कट आखिर था कितना बड़ा? 2024 में डीआरसी ने करीब 2,20,000 टन एक्सपोर्ट किया था। और 2026 के लिए नया कोटा कितना तय हुआ? सिर्फ 96,600 टन। सीधे सीधे कहें तो ग्लोबल सप्लाई को लगभग आधा कर दिया गया। आधा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ कोटा कम करने की नहीं थी। एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया कि पूछे मत। अब कंपनियों को पहले एक कोटा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, फिर एक जॉइंट इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद 48 घंटे के अंदर 10% रॉयल्टी जमा करो, और तब जाकर कस्टम्स के लिए खास रसीद मिलती है। मतलब कंट्रोल और अनिश्चितता की एक और लेयर डाल दी गई। लेकिन जब ये नई पॉलिसी जमीन पर उतरी तो कई प्रैक्टिकल दिक्कतें भी सामने आने लगी। कहीं एक जरूरी पुल टूट गया जिससे लॉजिस्टिक्स ठप हो गया, कहीं पेचीदा कागजी कार्रवाई ने सब कुछ रोक दिया, और इतना ही नहीं, जो कोबाल्ट स्टॉक में पड़ा था उसके खराब होने का भी डर सताने लगा। मार्केट की इस नई सच्चाई को यूरोप के एक कोबाल्ट ट्रेडर के इस बयान से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा, अब हम मार्केट के फंडामेंटल से नहीं बल्कि सरकार की पॉलिसी से बंधे हुए हैं। मार्केट बहुत नाजुक और वोलेटाइल हो गया है। मतलब अब सब कुछ सरकार के फैसलों पर टिका था। अब डीआरसी के इस मूव ने सिर्फ मार्केट को ही नहीं हिलाया, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज को भी एक्शन में आने पर मजबूर कर दिया। G7 देशों ने मिलकर एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्स तैयार किया, और यहीं से एक नया जियोपॉलिटिकल गेम शुरू हो गया। तो G7 का जवाब क्या था? एक नया क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान बनाया गया, और इसके तहत $6.4 बिलियन जुटाए गए। और मकसद बिल्कुल साफ था, अपनी सप्लाई चेन के लिए सिर्फ डीआरसी और चीन पर निर्भर नहीं रहना है, नए ऑप्शंस ढूंढने हैं। और G7 की ये स्ट्रैटेजी कई लेवल्स पर काम कर रही थी। एक तरफ नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा रहा था, इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ अफ्रीका में
लोबेटो कॉरिडोर नाम से एक स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन बनाई जा रही थी। साथ ही कोबाल्ट रीसाइक्लिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया जा रहा था। जनवरी 2026 आते आते ये जियोपॉलिटिकल गेम और भी इंटरेस्टिंग हो गया। अमेरिका ने एक मिनरल क्लब समिट होस्ट की, और पता है इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? खुद डीआरसी के प्रेसिडेंट फेलिक्स त्शिसेकेदी। ये एक नए दौर का संकेत था, जहां खरीदने वाले देश बेचने वाले देशों से अब सीधे बात कर रहे थे। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? ग्लोबल कोबाल्ट मार्केट में एक नया पावर बैलेंस तो बना है, लेकिन ये बहुत ही नाजुक है। समझिए कि सब कुछ एक धारदार चाकू की नोक पर टिका है, जो किसी भी वक्त किसी भी तरफ झुक सकता है। यहां पर दो मेन प्लेयर्स की पोजीशंस देखिए। एक तरफ है चीन, जो कोबाल्ट रिफाइनिंग का बादशाह है और जिसके पास सबसे बड़ा कोटा भी है, लेकिन अब उसे भी सप्लाई की कमी महसूस हो रही है। और दूसरी तरफ है G7, जो लोबेटो कॉरिडोर जैसे लंबे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है ताकि चीन पर अपनी डिपेंडेंसी कम की जा सके। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल, डीआरसी का ये दांव शॉर्ट टर्म में तो कामयाब रहा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या कोबाल्ट की ये लगातार ऊंची कीमतें दुनिया को एक कोबाल्ट फ्री फ्यूचर की तरफ और तेजी से नहीं धकेलेंगी? ये एक ऐसा दांव है जिसका नतीजा तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।